जिसका डर था वही हुआ, और वो भी ऐसे समय पर हुआ जो समय सबसे नाजुक है। आपने ताबूत में आखिरी कील वाली कहावत तो सुनी ही होगी। कुछ ऐसी ही घटना भारतीय जनता पार्टी के साथ होती हुई दिख रही है, मोदी शाह की जोड़ी के साथ होती हुई दिख रही है। लोग चर्चा कर रहे हैं कि जिस मुद्दे को मोहरा बनाकर साल 2019 में प्रधानमंत्री मोदी विराट बहुमत के साथ आए, इस बार वही मुद्दा कहीं आखिरी कील न साबित हो जाए। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले पुलवामा की घटना तो आपको याद ही होगी। ये भी याद होगा कि किस तरीके से बेशर्मी की पराकाष्ठा को पार करते हुए प्रधानमंत्री ने घूम घूम कर सैनिकों की शहादत पर वोट मांगा। यानी हमारे देश के सैनिकों की लाशों की तस्वीरें बेच बेच कर, दिखा दिखा कर गोदी मीडिया ने भाजपा के पक्ष में माहौल टाइट किया। लेकिन अब 5 साल बाद ऐसा लग रहा है कि कहानी उल्टी न पड़ जाए। और देखने वाली बात यह है कि भारत के जिस हिस्से ने 2019 में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया, इस बार भी वही हिस्सा खड़ा हो गया है भाजपा के कथित नकली राष्ट्रवाद की बखिया उधेड़ने के लिए। जी हां, भारत के मस्तक कहे जाने वाले हिस्से से बहुत बड़ा ऐलान हो चुका है, और ये ऐलान इतना बड़ा है कि यदि सफलतापूर्वक देश की जनता तक पहुंच गया तो बड़े बड़े विश्वगुरु और चाणक्यों की हवा टाइट हो जाएगी। मंच पर खड़े होकर झूठा दावा करना, रोना धोना, विक्टिम कार्ड खेलना, सब कुछ फेल हो सकता है यदि जम्मू कश्मीर और लद्दाख से निकली ये सच्चाई लोगों तक पहुंच गई तो। उधर देश के गृहमंत्री एक अलग भौकाल बनाने में लगे हुए हैं। उनकी इस भौकालबाजी पर भी विशेष चर्चा करेंगे। उधर इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कुछ नई कहानियां सामने आ गई हैं, जहां 1 अरब 62 करोड़ रुपया भूत ने दान कर दिया। जी हां, चौंकिए मत, कहानी कुछ ऐसी ही है। अच्छा, इन मैडम को तो आप पहचानते ही हैं, ध्यान से देख लीजिए। दुनिया में दूसरी बार 2000 के नोट में नैनो चिप का आविष्कार इन्होंने ही किया था। पहले नंबर पर आज भी तिहाड़ शिरोमणि विराजित हैं और हमेशा रहेंगी। कुछ घंटे पहले ये मैडम अचानक सीता से गीता हो गई। इनका एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर मैं भी हैरान रह गया, परेशान रह गया। भीतर से आवाज उठने लगी कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या सुन रहा हूँ, मैं क्या निहार रहा हूँ। और यकीन मानिए आप भी यही कहेंगे। इसके अलावा कुछ और बेहद महत्वपूर्ण मामले हैं जिन पर विस्तार से बात करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप मैं पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा टन से। ये काम बिल्कुल फ्री होता है, इसलिए वीडियो की शुरुआत में ही निपटा लिया करिए। बहुत सारे दर्शक थोड़ी देर वीडियो देखने के बाद चले जाते हैं, बाद में खुद ही शिकायत करते हैं कि फला मामले पर तो आपने बोला ही नहीं। इसीलिए वीडियो को पूरा देखा करिए। इसके अलावा यदि हो सके तो देश को गोदी मीडिया के जहर से बचाने और आपकी आवाज को बुलंद करने में हमारे सहायक बने। इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक सहायता भेजने का प्रयास जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सबसे पहले वो खबर सुन लीजिए जो हर एक इंसान के लिए शर्मसार करने वाली हो सकती है, मगर ध्यान रहे इसके लिए भीतर शर्म होनी आवश्यक है। साल 2017 में जब इस देश में मोदी सत्ता को आए लगभग 3 साल हो रहे थे, मध्य प्रदेश की राजधानी से लगभग 30 किलोमीटर दूर मोहद गांव के 17 मुस्लिम पुरुषों और 2 नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इन पर आरोप लगा कि 18 जून 2017 को लंदन के स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भारत हार गया तो यहां के लोगों ने पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए, मिठाइयां बांटी और जश्न मनाने वाले पटाखे जलाए। ये अफवाहें जबरदस्त तरीके से फैलाई गई। देश का गोदी मीडिया दिन रात 24 घंटे सातों दिन मिलकर पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने में लग गया था। जबरदस्त तरीके से यह प्रसारित किया गया कि देखो भारत की हार पर ये लोग किस तरीके से जश्न मना रहे हैं, कैसे ये लोग पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाते हैं। ये सब के सब भारत विरोधी हैं। और आप तो जानते ही हैं, आज भी सवाल करने वालों को बड़ी आसानी से देशद्रोही कह दिया जाता है। और 2017 में तो यह मामला और चरम पर था। अब 6 साल बाद मध्य प्रदेश की ही एक कोर्ट ने पाया है कि पुलिस ने जो भी केस बनाया था वो पूरी तरह से झूठा था, मनगढ़ंत था। जो भी हिंदू शिकायत करता थे और सरकारी गवाह थे, उन्होंने अदालत में कहा है कि पुलिस ने उनसे झूठे बयान लिए और उन्हें मजबूर किया झूठा बयान देने के लिए। जिन मुस्लिम पुरुषों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया, उनका आरोप है कि उन्हें भयंकर तरीके से प्रताड़ित किया गया, पीटा गया, मौखिक रूप से दुर्व्यवहार किया गया। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि इस घटना में एक 40 वर्ष के 2 बच्चों के पिता भी थे, जो झूठे मामले में फंसाए जाने के बाद इस कदर टूट गए कि उन्होंने 2019 में अपना जीवन स्वतः समाप्त कर लिया। सोच कर देखिए ये मामला कितना भयावह है। जिस पुलिस की जिम्मेदारी अपने नागरिकों की सुरक्षा करने की होती है, वही पुलिस किस तरीके से फर्जी राष्ट्रवाद और राजनीति का
शिकार बनाई जाती। हाल ही में मध्य प्रदेश से खबर आई जहां पर कुछ लोग धार्मिक जुलूस निकाल रहे थे और जो गमछाधारी ये जुलूस निकाल रहे थे उनके बारे में तो आप जानते ही हैं कि दंगाई मानसिकता के इन लोगों का जुलूस तब तक सफल नहीं होता जब तक मुस्लिमों की बस्तियों से न गुजरे, किसी मस्जिद के सामने जाकर नारेबाजी न कर लें, मुसलमानों को गरिया न लें, तब तक जुलूस फाइनल नहीं होता। क्योंकि फाइनल टारगेट शायद यही होता है कि उनकी बस्तियों से गुजरो, उन्हें चिढ़ाओ, अगर वो उकसावे में आकर कुछ गलती कर दें तो ठीक ठीक, नहीं तो खुद से कर दो, खुद से खुद के ऊपर पत्थर चला लो, और वो भी करने का मौका ना मिले तो झूठा ही आरोप लगा दो, कह दो कि फलाना धर्म के लोग छत पर से थूक रहे थे। ऐसी ही कहानी मध्य प्रदेश से सामने आई। अदालत में मामला पहुंचा तो पुलिस ने जिन्हें भी गवाह के रूप में प्रस्तुत किया था उन लोगों ने कह दिया कि पुलिस ने तो हमसे सादे कागज पर साइन करवा लिया जी, हमें तो मालूम ही नहीं है कि किसने कब कहां से थूका और थूका कि नहीं थूका, हमने किसी को नहीं देखा। वहां भी कहानी पूरी तरह से झूठी और फर्जी नजर आई, पकड़ में आई। उस मामले में भी मुस्लिम नौजवानों को कई महीने तक जेल में रहना पड़ा। शिवराज सिंह चौहान के बुलडोजर ने मुस्लिम परिवार का घर गिरा दिया। सोचिए, एक घर बनाने में और बसाने में पीढ़ियां गुजर जाती हैं, मगर पुलिस और राजनीति को किसी का घर तोड़ने, घर उजाड़ने में 1 मिनट नहीं लगता। इन सब के बाद बार बार ये सवाल उठता है कि जो पुलिसकर्मी इस तरीके से मनगढ़ंत मामले बनाते हैं, जो फर्जी केस डालकर एक पक्ष को लगातार बदनाम करने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं, किसी का जीवन बर्बाद करते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? जब बार बार अदालतों में इस तरह की बातें सिद्ध होती आ रही हैं कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर या फिर राजनीतिक दबाव में आकर ये लोग ऐसा कर रहे हैं, पुलिस ऐसा कर रही है, तो फिर पुलिस कर्मियों पर कोई कठोर कार्रवाई क्यों नहीं होती ताकि बाकियों को सबक मिले? सवाल यह है कि मध्य प्रदेश की वो घटना जिसमें 6 साल बाद पुलिस का फर्जीवाड़ा पकड़ा गया, जिसमें 17 मुस्लिम पुरुष महीनों तक जेल में सड़ते रहे, उनकी और उनके परिवार की प्रताड़ना का जिम्मेदार कौन है? क्या उनका वो समय वापस किया जा सकता है? जो प्रताड़ना हुई उसका कोई बदला दिया जा सकता है? जिस 40 वर्षीय पिता ने इस घटना से क्षुब्ध होकर अपना जीवन समाप्त कर लिया, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? उनके अनाथ हुए बच्चों और विधवा हुई पत्नी का जिम्मेदार कौन है? और इन सब से बढ़कर 6 साल से अधिक वक्त तक इन मुस्लिम नौजवानों को, इनके परिवार वालों को देशद्रोही, पाकिस्तान परस्त और आतंकवादी बुलाया। इस देश के बड़े बड़े मीडिया वालों ने, गोदी मीडिया के दर्जनों लपटझंडिसों ने खुलेआम इन्हें देशद्रोही बुलाया। सोचिए, क्या आप इसका दर्द महसूस कर सकते हैं? इन सब का जिम्मेदार कौन है? अपने मन में ये सवाल बिठा लीजिए और खुद से पूछिएगा कि जिम्मेदार कौन है। और ये इकलौती कहानी नहीं है। भारत के इतिहास में पिछले 2-3 दशक में और उससे भी पहले यदि आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे मामले मिलेंगे जहां सिर्फ अफवाहों के दम पर मुस्लिम नौजवानों को उठाकर सालों साल जेलों में ठूस दिया जाता है। जबकि भाजपा आईटी सेल के गुर्गे जब बीएचयू की छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के मामले में पकड़े जाते हैं तो वहां बुलडोजर पंचर हो जाता है, पुलिस के हाथ में लकवा मार जाता है, सरकार लंगड़ी हो जाती है और जनता अंधी गूंगी बहरी हो जाती है। और जैसे ही जनता अंधी गूंगी और बहरी हो जाती है, सरकारें गेम कर जाती हैं। देखिए, रेलवे ने 3 साल में रद्द किए गए वेटिंग टिकट लिस्ट से 1230 करोड़ रुपया कमाया है। एक आरटीआई से पता चला है कि साल 2021 से 2024 जनवरी तक के बीच वेटिंग टिकट के रद्द होने से रेलवे ने 12 अरब से ज्यादा रुपया बना लिया। क्या दुनिया की कोई ऐसी रेलवे है जो टिकट कैंसिलेशन से इतना माल कमाए? जापान से लेकर अमेरिका तक, फ्रांस से लेकर रूस तक, चाहे जितना बड़ा बुलेट ट्रेन ये लोग बना लें, चाहे चीन ही क्यों ना हो, जितना पैसा वो यात्रा करके नहीं कमाते होंगे उतना तो हमने टिकटवा कैंसिल करके कमा लिया। बजाइए ताली। इसके बावजूद पेट नहीं भरता है। बुजुर्गों को मिलने वाले किराए में छूट को हटा दिया जाता है। बहरहाल, सेना और सैनिकों की शहादत पर वोट मांगने वाले जब सेना को मिल रही सुविधाएं ही गटक सकते हैं तो फिर बुजुर्गों को छोड़ देंगे, ये उम्मीद भी कैसे आप कर सकते हैं? याद करिए, 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला होता है, 40 जवान शहीद होते हैं, पूरे देश में मातम पसर जाता है, या फिर यूं कह लीजिए कि मातम पसरवाया जाता है माल खर्च करके। पूरे के पूरे गोदी मीडिया, आईटी सेल और न जाने कितने हजार करोड़ रुपए या अरब रुपए फूंक कर देश को बार बार शहीद हुए सैनिकों की तस्वीरें दिखाई जाती हैं, उनके रो रहे बिलख रहे परिवारों को दिखाया जाता है। उस वक्त ये बातें भले ही समझ में ना आई हों, लेकिन अब धीरे धीरे दिखने लगा है कि किस तरीके से गोदी मीडिया ने शहीद हुए सैनिकों की तस्वीरों को बेचा। पुलवामा की घटना का प्रयोग चुनावी कैंपेन के लिए किया गया और न सिर्फ गोदी मीडिया बल्कि भाजपा का पूरा चुनावी प्रचार तंत्र, खुद देश के प्रधानमंत्री ने भी सारी हदों को पार करते हुए, बेहयाई की सारी हदों को पार करते हुए सैनिकों की शहादत पर वोट मांग लिया।
सरेआम कहते हुए सुने गए कि फर्स्ट टाइम वोटरों से कहना चाहता हूं कि पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों के नाम पर आपका पहला वोट मिल सकता है कि नहीं। इस देश ने अब तक बहुत सारी लड़ाइयां देखी हैं, पाकिस्तान से हो चाहे चीन से हो। न तो भारत का कोई प्रधानमंत्री रोया, गिड़गिड़ाया, बिलबिलाया और न ही उसने कभी सेना की शहादत पर वोट मांगा। बात लाल बहादुर शास्त्री की हो, पंडित नेहरू की हो, इंदिरा गांधी की हो, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, शायद उन्होंने भी सेना के इस पराक्रम पर वोट नहीं मांगा, नहीं कहा कि हमने अपने सबसे बड़े दुश्मन को 2 हिस्सों में बांट दिया, भीख नहीं मांगी, मगर साहब ने इतिहास रच दिया। पहले 24 घंटे 7 दिन लगकर शहीद हुए सैनिकों के नाम पर देश में राष्ट्रवाद की लहर पैदा की गई। उसके बाद बदला लेने की बातें होने लगी। बदलने के नाम पर क्या हुआ, कैसे हुआ, गोदी मीडिया ने कितना सारा वीडियो गेम टाइप का वीडियो दिखा कर पूरे देश को बरगलाया, सवाल पूछने वालों को देशद्रोही बुलाया, ये आप सबको याद है। घर में घुसकर मारेंगे, द्वार पे पटक के मारेंगे, इस तरह की तमाम भौकालबाजियां आपके सामने आई, आज भी आती हैं। अभी कुछ घंटे पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने याद दिलाया कि हम घर में घुसकर मारते हैं, मगर 5 साल बीतने के बावजूद आज तक अमित शाह ये नहीं बता पाए कि भारत के घर में घुसकर पुलवामा की घटना को अंजाम देने वाले कौन थे, किसी ने उन्हें बुलाया था या फिर वो खुद ही आए थे। आखिर क्यों 5 साल बाद तक इस मामले की कोई जांच सामने नहीं आई, कोई जिम्मेदार नहीं ठहराया गया, किसी की लापरवाही पकड़ी नहीं गई। जबकि भारतीय जनता पार्टी के ही वरिष्ठ नेता सत्यपाल मलिक ने कितने सारे गंभीर आरोप लगाए, कितने सवाल उठाए। पुलवामा में शहीद हुए जवानों का परिवार आज भी न्याय की बाट जो रहा है, उन्हें और न जाने कितने साल तक का इंतजार करना पड़ेगा, ये तो वक्त बताएगा। बीजेपी के नेता सिर्फ इतना बता सकते हैं कि हम घर में घुसकर मारते हैं, जबकि आज तक यह स्वीकारने की हिम्मत नहीं हुई कि चीन हमारे घर में घुसकर बैठा है। और स्वीकारना तो बहुत दूर की बात है, जो खुद को 56 इंची वाला बताया करते थे, उन्होंने बिना नाम लिए चीन को क्लीन चिट दे दी, कह दिया कि न कोई घुसा हुआ है न कोई घुसा हुआ था। जबकि खुद जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख से भाजपा के ही लोगों ने समय समय पर आगाह किया, बताया कि चीन ने भारत का बहुत ही बड़ा एरिया कब्जा कर रखा है। खुद भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ही दावा करते हैं कि 4000 वर्ग किलोमीटर से अधिक का एरिया चीन ने कब्जा कर रखा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पिछले 15 दिनों से हाड़ कपा देने वाली ठंड में, जहां कुछ सेकंड में पानी बर्फ बन जा रहा है, भूख हड़ताल पर बैठे हैं और अब उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि बहुत जल्द वो लोग 10,000 की संख्या में भारत चीन सीमा तक मार्च करेंगे और पूरे देश को ये दिखाएंगे कि हमारी कितनी जमीन पड़ोसी देश चीन ने कब्जा कर लिया है। इनका कहना है कि चरवाहों ने हमें लगातार बताया है कि अब उन्हें उन जगहों पर नहीं जाने दिया जाता जहां पर वो हमेशा से जाते रहे हैं। चरवाहों को कई किलोमीटर पहले ही रोक दिया जाता है। सोनम वांगचुक का कहना है कि यदि हमें सिक्योरिटी फोर्सेज ने पहले ही रोक दिया, कुछ किलोमीटर पहले ही रोक दिया, जैसे कि आशंका है, तो इसका मतलब है कि हमसे बहुत कुछ छुपाया जा रहा है और यदि कुछ छुपाने के लायक नहीं होगा तो हमें उन स्थानों तक जाने दिया जाएगा जहां तक हम पहले जाया करते थे। वांगचुक ने बताया कि बॉर्डर पर जाकर अपने मार्च के दौरान हम उन क्षेत्रों तथा प्रमुख चारागाह भूमि को भी दिखाएंगे जिन्हें सौर पार्क में बदला जा रहा है, कॉर्पोरेट के हाथों जमीनों को सौंपा जा रहा है। इनका कहना है कि लोग करीब 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर की मुख्य चारागाह भूमि खो चुके हैं। उत्तर से चीन अतिक्रमण कर रहा है। चीनियों ने पिछले कुछ वर्षों में ही भूमि का बड़ा हिस्सा कब्जा कर लिया है। बताया जा रहा है कि 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में से कम 26 पॉइंट्स पर आज भी हमारी सेना गश्त नहीं कर पा रही। हमने हाल ही में आपको बताया था कि 1962 की लड़ाई के जो प्रमुख चेहरे थे, मेजर शैतान सिंह, जिन्होंने आखिरी दम तक लड़ाई लड़ी, उनके स्मारक को भी मोदी सत्ता ने तुड़वा दिया। आरोप लगा कि चीन ने बहुत सारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, इसीलिए मोदी सरकार ने चुपचाप दुम दबाकर, मुंह छुपाकर अपनी सेना के शौर्य की पहचान को ही मिटा दिया। सोनम वांगचुक संयुक्त रूप से लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा, संविधान की 6ठी अनुसूची में लद्दाख को शामिल करने की मांग, स्थानीय लोगों के लिए नौकरी में आरक्षण समेत तमाम मांगों को लेकर भूख हड़ताल कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए, जिस स्थान पर -12 डिग्री सेल्सियस तक तापमान हो, वहां पर भूख हड़ताल करना कितना जोखिम भरा हो सकता है। और ये व्यक्ति 15 दिनों से लगातार कर रहे हैं। इनके समर्थन में हजारों की संख्या में लोग इनके साथ सोने बैठने और इनका हौसला बढ़ाने पहुंचते हैं। इनका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमसे वादा किया था, लेकिन वादा खिलाफी कर गए। बीजेपी ने 6ठी अनुसूची में शामिल करने का वादा किया, हमारी संस्कृति, हमारे रहन सहन तथा हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखने का वादा किया था, मगर अब वादे से मुकर गए हैं। इन्होंने हमारा विश्वास तोड़ा है। सोनम वांगचुक प्रतिदिन सुबह और शाम 2 वीडियो रिलीज करके अपने प्रदर्शन के बारे में बताते हैं। आप भी देख सकते हैं, गिलास का जमा हुआ पानी और उनके लैपटॉप पर बर्फ की परत। सोनम वांगचुक जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो उनके लिए व्यक्तिगत लाभ की बिल्कुल भी नहीं है। उनका कहना है कि जिस तरीके से लद्दाख में इंडस्ट्रीज को लाने, खुदाई
करने तथा फैक्ट्रियों को लगाने का प्रयास किया जा रहा है और उनसे जो प्रदूषण होगा उससे ग्लेशियर पिघलेंगे। इसका परिणाम यह होगा कि न सिर्फ लद्दाख के लोग बल्कि पूरे का पूरा उत्तर भारत बुरी तरह से प्रभावित होगा। पानी की भयंकर किल्लत होगी और उत्तर भारत के लोग सिर्फ और सिर्फ बरखा वाले यानी बारिश वाले पानी के भरोसे रह जाएंगे, जो कि ठीक नहीं है। पर्यावरण की समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका तुरंत असर नहीं दिखता, मगर दिखता है तो कोई उपाय नहीं सूझता। पिछले साल की गर्मी तो आपको याद ही होगी। याद करिए, इस साल शुरुआत ही बता रही है कि स्थितियां और भयावह होने वाली हैं। कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि इस बार की गर्मी और ज्यादा कमर तोड़ने वाली है। वांगचुक का कहना है कि हम उद्योग के खिलाफ नहीं हैं, मगर औद्योगिक लूट के खिलाफ है। कोई भी काम हिसाब से होना चाहिए। मगर यहां देखने वाली बात यह है कि साल 2019 में जिस राष्ट्रवाद के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत लेकर आए थे, जब सोनम वांगचुक 10,000 लोगों के साथ चीन बॉर्डर पर जाएंगे और यह खुलासा होगा कि कितने हजार वर्ग किलोमीटर की जमीन चीन ने कब्जा कर रखा है, यदि इन्हें मौके पर पहुंचने से रोक दिया गया तो फिर क्या मोदी सत्ता राष्ट्रवाद के मुद्दे पर ही बुरी तरह से गिर नहीं जाएगी? पहले से ही पुलवामा मामले पर लोग ढेर सारे संदेह जताते हैं और संदेह करने के बहुत सारे कारण भी हैं। आपको याद होगा, जिस तरीके से पुलवामा में शहीद हुए 40 जवानों की लाशों की तस्वीरें दिखा दिखाकर बेच कर गोदी मीडिया ने चुनावी माहौल तैयार किया, उस तरीके से चीन के साथ झड़प में शहीद हुए 20 जवानों की लाशों को नहीं दिखाया गया। दिखाना तो बहुत दूर की बात है, प्रधानमंत्री ने सरेआम आकर कथित रूप से झूठ बोल दिया और झूठ बोलने में भी चीन का नाम लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इतनी हिम्मत नहीं दिखाई कि चीन बोल दें। यानी जो लोग चीन को लाल लाल आंख दिखाने की बात करते थे वो नाम तक नहीं ले पाए। एक बात और बता दूं, पिछले दिनों मुझसे 2 परम भक्त टकरा गए थे। बात बात में राष्ट्रवाद की बात जब आई तो चीन के मामले पर उन्होंने मुंह लटका लिया और कहने लगे कि इस मामले में तो साहब बहुत बुरी तरह से फेल हो गए। मैंने पूछ लिया कि इस मामले में फेल हो गए, चलिए ये बता दीजिए कि किस मामले में पास हो गए। तो कहने लगे कि बहुत सारे मामलों में पास हैं। हमने कहा कि बहुत सारे हैं तो 2-4 बता ही दीजिए। इसके आगे का जवाब तो आप जानते ही हैं, भक्त इसके आगे कुछ गिनवा नहीं पाता है। बहुत सारे हैं बस। उनकी बातचीत से एक बात तो समझ में आ गई कि राष्ट्रवाद की जो नकली हवा बनाने की कोशिश की गई थी बीजेपी और खासकर पीएम मोदी के द्वारा, वो खराब हो चुकी है और 2019 की वो हवा अब सवाल बन चुकी है। अब गोदी मीडिया पर इंटरव्यू देते हुए गृह मंत्री अमित शाह फिर से 370, यूसीसी, 3 तलाक, घर में घुसकर मारा जैसी चीजें याद दिलवा रहे हैं, मगर ये नहीं बता रहे कि 370 में संशोधन के बाद तो वादा ये किया गया था, दावा ये किया गया था कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा। फिर इसके बावजूद चुन चुन कर कश्मीरी पंडितों की हत्या क्यों हुई? आए दिन हमारे सैनिक क्यों मारे जा रहे हैं? और इतने साल गुजरने के बाद भी आज तक आप वहां चुनाव क्यों नहीं करवा पाए? जब भाजपा के नेता ही सरेआम कह रहे हैं कि चीन ने हजारों वर्ग किलोमीटर की जमीन कब्जा ली है, तो गृह मंत्री अमित शाह स्वयं भारत चीन बॉर्डर पर जाकर क्यों नहीं दिखा देते कि देखो सब कुछ हमारे कब्जे में है, किसी ने कोई कब्जा नहीं किया है। लाल चौक पर सेना की सुरक्षा में दशकों पहले झंडा पहनाने की बात तो बड़े चौड़े से बताई जाती है, जबकि यदि आप उस मामले को गहराई से देखेंगे तो पता चलेगा कि बहादुरी झंडा फहराने वालों से ज्यादा सेना ने की थी। मगर फिर भी सेना की सुरक्षा लेकर ही प्रधानमंत्री और गृह मंत्री क्यों नहीं चीन बॉर्डर पर जाते? पहुंच जाइए, कम से कम देश की जनता को भरोसा तो हो जाए कि हाँ, चीन ने हमारी कोई जमीन कब्जा नहीं किया है। चुनाव का मौसम है, इससे बढ़िया मौका कब मिलेगा? कुल मिलाकर जिस तरीके से सोनम वांगचुक ने भारत चीन सीमा पर 10,000 लोगों के साथ मार्च करने का ऐलान किया है 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, ये बात टर्निंग पॉइंट हो सकती है यदि कायदे से देश की जनता तक पहुंच गई तो। क्योंकि मोदी के विकास का नारा पहले ही प्रचार की भेंट चढ़ चुका है। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के खुलासे से चारों तरफ बौखलाहट है, जबरदस्त बौखलाहट है। राष्ट्रवाद का गुब्बारा किस तरीके से चीन के मामले पर फूट रहा है वो भी आपके सामने है। पहले से ही जरूरी मामलों पर जबरदस्त भगोड़ापन दिखाने वाले स्वघोषित विश्वगुरु इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले पर मुंह छुपाए भाग रहे हैं। पूरा देश उनके अपने कथित भ्रष्टाचार पर, धन उगाही पर, घूसखोरी पर सवाल पूछ रहा है, लेकिन वो घूम घूम के विपक्षी पार्टियों को भ्रष्टाचारी बताने में लगे हुए हैं। 10 साल में एक बार भी सवालों का जवाब नहीं दिया। कम से कम आखिरी वक्त में तो आकर इलेक्टोरल बॉन्ड का जवाब दे देते, देश से माफी मांग लेते कि हमसे गलती हो गई। पूरा देश जानना चाहता है कि बनने चले थे विश्व गुरु, क्या बन गए वसूली गुरु? अब तो लोग जगह जगह वसूली गुरु लिख के फोटो चलाने लगे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्टर चल रहा है जिसमें वसूली भाई दिखाया जा रहा है। इसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और 3-4 अधिकारियों की फोटो है, जिसमें ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स बताया जा रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित ही एक कहानी रहस्य बन गई है। इसमें हाल ही में पता चला कि यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने 162 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे, लेकिन अब इस नाम से जो भी अस्पताल है वो सब इनकार कर रहे हैं कि नहीं नहीं, हमने कोई बॉन्ड नहीं खरीदा, हमने किसी पार्टी को चंदा नहीं दिया। गजब का विश्वगुरु टाइप कारनामा हो गया भाई। एक तरफ नीतीश कुमार की पार्टी कहती है कि कौन उनको 10 करोड़ का चंदा देकर चला गया उनको पता नहीं है, दूसरी तरफ जिसके नाम से 1 अरब 62 करोड़ रुपया दिया गया वो लोग कह रहे हैं कि हमने तो दिया ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में भूत भी शामिल है।
कोई भूत नीतीश कुमार की पार्टी को 10 करोड़ देकर गायब हो जाता है, कोई भूत यशोदा हॉस्पिटल के नाम से अरबों का चंदा देकर गायब हो जाता है। और अभी तो इंतजार करिए, 2 दिन बाद बहुत बड़े बड़े भूत, भूतनी, चुड़ैल, डायन, जिन सब बाहर आने वाले हैं। उससे भी ज़्यादा चिंताजनक बात यह है कि अदालत के आदेश के बावजूद बीजेपी, कांग्रेस और टीएमसी ने दानदाताओं का नाम सामने नहीं रखा। ये लोग कौन कौन से भूतों से डर रहे हैं भाई? कम से कम कांग्रेस से तो ऐसी उम्मीद नहीं थी, उनको तो बता ही देना चाहिए, वरना किस मुंह से दूसरों पर सवाल उठाइएगा। वैसे भी अब बताएं चाहे ना बताएं, 2 दिन में तो सारे राज सामने आ ही जाएंगे। जैसे बीजेपी का एक और राज हाल ही में सामने आ गया कि अवैध तरीके से उसने एक्सपायर्ड बॉन्ड भी जबरदस्ती भंजवा लिया। कहा जाता है कि जब सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का। और यहां तो कोतवाल ही नहीं, सिपाही से लेकर विश्वगुरु तक सब सैया हैं, तो फिर टेंशन किस बात की? पैसे की कोई एक्सपायरी डेट होती है क्या? आइए, जो पिछले कई साल से पूरी तरह से खलियर बैठे बताए जा रहे थे, उनको साथ लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से छोटे छोटे दलों को बटोर रही है, ऐसा लग रहा है कि आड़ दे की योजना चल रही है। जो लोग थोड़ा बहुत भी राजनीतिक माहौल तैयार कर सकते हैं, छोटी सी भी हैसियत रखते हैं, वो भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी तरीके से सत्ता पाने की कोशिश हो रही है और ये कोशिश दर्शा रही है कि मामला बहुत गड़बड़ेशन भरा हुआ लग रहा है। उधर बिहार में पशुपति पारस पहले ही नाराज होकर निकल चुके हैं। दूसरी तरफ आरजेडी अपना कुनबा मजबूत करने में लगी हुई है। खबर है कि देर रात लालू यादव तथा तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव के साथ मीटिंग की। चारों तरफ जबरदस्त तरीके से भगदड़ भी मची हुई है। चर्चा यह भी है कि एक तरफ परिवारवाद के खिलाफ भाषणबाजी प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं परिवारों के नाम पर वोट लेने की कोशिश भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में शरद पवार के भतीजे और बहू हों, यूपी में मुलायम सिंह यादव की बहू हों, या फिर झारखंड में सोरेन परिवार की बहू हो, शायद बीजेपी को भी ये मालूम है कि यदि सत्ता चाहिए तो इन परिवारों में सेंध लगानी जरूरी है। बिना परिवार के कल्याण नहीं होना है। बाकी गोदी मीडिया के इस पलटी मार पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।